ये विज़न की 24 जून की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इनॉग्रेट्स द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिलेट्स विद द थीम द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। ठीक है, तो गाइस मिलेट्स है क्या? दे आर अ ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड ग्रासेस जो मतलब कि जैसे मोटे अनाज होते हैं ना उस तरह के, दैट ग्रो एज अ सीरियल क्रॉप्स या ग्रेन्स, या इधर उसको आप हमारे फूड के लिए, ह्यूमन फूड के लिए यूज़ करते हैं या फिर एनिमल फीड के लिए जिसे हम फोडर बोलते हैं। इनको सुपर फूड्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छा होता है, जैसे प्रोटीन होता है, विटामिन ए, आयरन, आयोडीन ही हो गया। ठीक है, खारिफ सीजन में इसको उगाया जाता है जुलाई टू अक्टूबर में, जैसे पर्ल मिलेट बाजरा हो गया, जैसे फिंगर मिलेट रागी भी बोलते हैं, ज्वार, ये और दे ऑल आर खारीफ क्रॉप। इसके अलावा कुछ एग्रो क्लाइमेट कंडीशन में भी ग्रो होता है, जैसे कुछ वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स पे भी होता है, कुछ अलग से सेमी एरिड रीजन्स में होता है। सेमी एरिड मतलब जो कुछ सूखे हैं, ठीक है, जैसे हरियाणा, यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मतलब जहाँ पे रिलेटिवली कम रेनफॉल होती है लेकिन ड्राई रीजन से कंपैरेटिवली काफ़ी होता है। ठीक है, एरिड का मतलब होता है ड्राई। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है देखो, क्योंकि जो ये मोटे अनाज होते हैं ये क्या करते हैं, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और इवन कि ये सूखा तक को भी, सूखे जैसी कंडीशन को, ड्राउट को भी टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका जो पीरियड होता है इनको उगने में वो शॉर्ट पीरियड होता है, जिसकी वजह से फूड की डिमांड को ही पूरी कर देते हैं। इसके अलावा आप इसको फूड और फोडर दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। आप देखना बाजरा हम ह्यूमन खुद भी खाते हैं और इवन कि पशुओं या फिर पक्षियों को भी देते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम है। ठीक है, ट्रेडिशनली इसको यूज़ किया जाता था, जो ट्राइबल लोग होते थे वो उनको कल्टिवेट करते थे, जैसे कर्नाटका की रागी हब्बा। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करता है कि ये कार्बन को उल्टा एब्जॉर्ब करता है, और क्लाइमेट अडेप्टेशन में, क्योंकि ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाते हैं इस तरह के प्लांट। ठीक है, फॉर फूड सिक्योरिटी। फाइन, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया क्या मिलेट्स को? सबसे पहले इंटीग्रेटेड सीरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन कोर सीरियल, सो दैट हम क्या कर सकें, कुछ स्पेसिफिक क्रॉप बेस्ड सिस्टम की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकें। इसके अलावा इनिशिएटिव लिया गया था फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, जिसका एम यही था कि हमें क्या करना है, क्योंकि मोटे अनाज की जो कल्टिवेशन है उसके एरिया को 0.5 मिलियन हेक्टर्स एरिया को हमने अंडर कल्टिवेशन लाना है, हाइब्रिड सीड सप्लाई करने हैं। ठीक है, और हमें कंपोजिट मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट्स भी एस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, इसके अलावा मिलेट्स को इंक्लूड किया गया अंडर द पीडीएस सिस्टम, क्योंकि आपने देखना पीडीएस सिस्टम के अंदर हम चावल और वीट देते हैं और अपने मोटे अनाज, ये तीनों चीज़ें बांटते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है मिलेट्स का ग्लोबली, और नियरली हमारी जो टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन है 2020 में उसका 41% मोटे अनाज से पूरी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 2018 एज अ नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और 2023 में इसको सेलिब्रेट किया एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एट द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड लॉन्च द GSAT-24 in its first demand driven communication satellite mission पोस्ट स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, तो कहते ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। अब सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है क्या। देखो ये इसरो की ये कमर्शियल आर्म है। ठीक है, जो 2019 में स्टैब्लिश की गई थी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड, और रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसके अंडर रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो भी इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं जो भी स्पेस के अंदर काम करती हैं तो उनको हाई टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ देता है। ठीक है, और क्या करता है, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर जो भी उनके सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करता है, और कमर्शियली अगर उनको सेल करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो वो भी उनको कमर्शियली भी उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, फ्रॉम द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको इस आर्म के बारे में पता चल गया। अभी क्या करते हैं, 2020 में स्पेस रिफॉर्म्स को अनाउंस किया गया था, तो उसके पार्ट में ही NSIL ने मैंडेट किया कि वो कुछ क्या करेगा, कुछ ऑपरेशनल सैटेलाइट मिशंस को रखेगा ऑन अ डिमांड ड्राइवन मोड, मतलब अगर डिमांड ड्राइव होगी देन वो सैटेलाइट को ऑपरेट करेगा। ठीक है, डिमांड ड्राइव मॉडल बेसिकली क्या होगा, जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, अगर उसको पता है कि हाँ वन हु द एंड कस्टमर गोइंग टू बी एंड व्हाट्स द काइंड ऑफ यूटिलाइजेशन एंड कमिटमेंट। ठीक है, मतलब जो भी कस्टमर को लगेगा तो उसके हिसाब से वो सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। ठीक है, इससे पहले जो मॉडल था वो सप्लाई ड्राइवन था, मतलब किसमें क्या था, विद कैपेसिटी बीइंग लीज्ड आफ्टर द लॉन्च, मतलब कि लॉन्च होने के बाद, मतलब पहले आपने प्रोडक्ट बना दिया उसके बाद देखा जाता था किसको चाहिए, लेकिन डिमांड ड्राइवन में क्या है, कौन से कस्टमर को किस तरह की चीज़ चाहिए उसके हिसाब से सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी। ठीक है, अब बिल्ड किया गया था इसरो के द्वारा फॉर NSIL। इस सैटेलाइट को सक्सेसफुली प्लेस किया गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में बाय एरियन 5 रॉकेट। ठीक है, जो कि ऑपरेट की जाती है फ्रेंच कंपनी एरियन स्पेस के द्वारा फ्रॉम करो इन फ्रेंच गुइनिया, जो कि साउथ अमेरिका में। ठीक है, जो एंटायर सैटेलाइट कैपेसिटी है ऑन बोर्ड GSAT, देखो चाहे GSAT-24 की बात कर रहे हैं हम, उसको लीज की जाएगी टू इट्स कस्टमर
कमिटेड कस्टमर टाटा प्ले द DTH बिजनेस ऑफ टाटा ग्रुप। ठीक है, एंटायर मिशन को फुली फंडेड किया जाता है बाय NSIL, मतलब सैटेलाइट बनाएगा, लॉन्च भी करेगा, लॉन्च कैंपेन भी करेगा, इंश्योरेंस भी करेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी, इन ऑर्बिट मेंटेनेंस भी एंड मैनी और थिंग्स। ठीक है, एक बार सैटेलाइट ऑर्बिट में चली गई तो फुली ओन एंड ऑपरेटेड बाय NSIL होगी। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया completely central to Australia's world view says Australian डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो अभी ये स्टेटमेंट ये इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर की जाएगी। ठीक है, तो अभी क्या है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस के हम जरा ये पढ़ते हैं। ठीक है, देखो दोनों जो डेमोक्रेसीज हैं वो एक दूसरे की रूल बेस्ड ऑर्डर को रिस्पेक्ट करती हैं, सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करती हैं। दोनों में जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड है वो 2020 में $24.4 बिलियन है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है अगर हम 2020 में देखे थे, और कोल और इंटरनेशनल एजुकेशन में सबसे आगे है। डिफेंस में देखा जाए 2020 में हमारी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो स्ट्रेटजीज बढ़ गई हैं, मतलब अब हम अपग्रेड हो गए, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चले गए हैं। इसके अलावा हमने रेसिप्रोकल एसेस भी लैंडमार्क डील को असेस कर रखी है, 2 मिलिट्री बेसिस 4 लॉजिस्टिक। ठीक है, बाकी हम क्वाड का भी पार्ट है। ठीक है, हमारे 2+2 सिक्योरिटी डायलॉग भी होते हैं। देखो रेसिप्रोकल एसेस टू मिलिट्री बेस फॉर लॉजिस्टिक क्या होता है, अगर आपकी मिलिट्री ऑस्ट्रेलिया जा रही है, ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री इंडिया आ रही है, तो अगर उन्हें कुछ ज़रूरत पड़ेगी आपकी मिलिट्री बेसिस की तो आप उनको असेस दोगे। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया नेवी पार्ट है मालाबार नेवल एक्सरसाइज का। इसके अलावा इंडिया एयरफोर्स भी पार्ट लेती है एक्सरसाइज पिच ब्लैक में, जो कि ऑस्ट्रेलिया होस्ट करता है। अगर रीजनल ग्रुप में देखें तो क्वाड ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया ट्राइलेटरल फोरम्स भी हैं। अभी न्यूज़ में ये था कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा बताई गई है, ऑस्ट्रेलिया के PM के द्वारा, वाइल जब वो इंडिया में उन्होंने विजिट किया। उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई किस तरह से हम दोनों की कंट्रीज़ को रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर चाइना राइज कर रहा है। ठीक है, ही साइड की जो चाइना है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, और ये एक तरह से सिक्योरिटी भी, हमारे सिक्योरिटी इश्यूज़ भी दे सकता है दोनों कंट्रीज़ को। ठीक है, मतलब इनसिक्योरिटी दे सकता है बाय रेफरिंग टू लाइन ऑफ, और उन्होंने रेफर किया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को और साउथ चाइना सी को। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ में पढ़ते हैं imports from China increased by the 45.51% in fiscal year 2022 to rupees 7.02 ट्रिलियन ऐसा कॉमर्स मिनिस्ट्री का डाटा है। अब हम जरा पढ़ते हैं अभी के जो चाइना से जो बिगेस्ट इंपोर्ट्स आते हैं हमारे इंडिया में, इंक्लूडिंग मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, आयरन, स्टील, इलेक्ट्रिकल मशीन इक्विपमेंट या मेडिकल इक्विपमेंट, ये सब हैं। ठीक है, और इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो बड़े हैं। चलो इंडिया का एक्सपोर्ट चाइना में थोड़ा सा बड़ा है 0.61%। मेजर आइटम क्या एक्सपोर्ट करते हैं चाइना में, आयरन एंड स्टील और स्लैग एंड ऐश के ऑर्गेनिक केमिकल। ठीक है, हाईवर अब एकदम से इतना इम्पोर्ट अगर मतलब हाईवर दिस शार्प इंक्रीज इन इम्पोर्ट इज नॉट बीइंग सीन एज अ मैटर ऑफ कंसर्न बट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिकवरी फ्रॉम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, यस तो आप देख रहे हो कि इम्पोर्ट्स मतलब जो हम तो वैसे चाइना पे बैन लगा रहे थे, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, लेकिन फिर भी चाइना से इम्पोर्ट 45.51% बढ़ा है। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि अगर हम मतलब इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है इम्पोर्ट, हाईवर एक तरह से कंसर्न का मैटर नहीं है, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि कोविड का जो पेंडेमिक का एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा था वो बल्कि रिकवर हो रहा है, क्योंकि हमारे पहले भी चाइना से बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट होता था। इंडिया का जो ट्रेड हो रहा है उसकी ग्रोथ हो रही है अगर और पार्टनर से, वो और भी हाइयर है। फॉर एग्जांपल रशिया से इम्पोर्ट 81% बढ़ा है। ठीक है, 0.73 ट्रिलियन बढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा हमने और काफ़ी इनिशिएटिव ले रखे हैं सो दैट हम चाइना के इम्पोर्ट्स को डिपेंडेंस रिड्यूस हो। जैसे हमने पावर इक्विपमेंट के इम्पोर्ट पे बैन कर रखा है साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स देके। ठीक है, चाइना के टेलीकॉम इक्विपमेंट फर्म्स को बिल्कुल हमने एक्सक्लूड कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा सेंटर को की अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर किसी बंदे को, अगर इंडिया के कोई भी नेबरिंग कंट्री को FDI आना है, इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा चाइना के 5 प्रोडक्ट्स पर हमने एंटी डंपिंग ड्यूटीज इम्पोज कर रखी है अगले 5 साल के लिए। इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है, इंडिया का जो क्रूड ऑयल इम्पोर्ट है जो रशिया से, वो 50 टाइम्स बढ़ा है सिंस अप्रैल 20। ठीक है, और अब जो 10% क्रूड है वो ओवरसीज से आ रहा है। इससे पहले रशिया ने ऑलरेडी सऊदी अरब को सरपास कर दिया है और अब इंडिया सेकंड बिगेस्ट सप्लायर बन गया बिहाइंड इराक। मतलब कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑयल कहाँ से आ रहा है, सबसे ज़्यादा इराक से आ रहा है, और इराक के बाद सेकंड नंबर पे रशिया हो गया, सेकंड नंबर पे पहले सऊदी अरब होता था। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट फाइनलाइजेस 50 डिटेल्ड पावर प्रोजेक्ट्स टू पुश पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर्ड होगी। तो अभी क्या पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स कुछ रोड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कुछ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे हमें अलाइनमेंट, मतलब कि हमें थोड़ा अच्छा करेंगे, अपग्रेड करेंगे, जो रोड नेटवर्क को पोर्ट्स तक लेके जाएगा, मतलब रोड को पोर्ट तक कनेक्ट करेगा सो दैट इनवर्ड और आउटवर्ड अच्छे से मूवमेंट हो सके गुड्स की। ठीक है,
पीएम की जो गति शक्ति प्लान के अकॉर्डिंग जो पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको टॉप प्रायोरिटी दी गई है, बिकॉज इससे हमारा ट्रेड इजी होगा और हम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जो हमारे मॉडल है उसको भी सपोर्ट देंगे। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा मल्टी मॉडल के बारे में, ठीक है। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो नियर अबाउट 7,500 किलोमीटर की है और 14 मेजर पोर्ट्स को ये सर्विस देता है और 205 माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स भी हैं, ठीक है। 14 तो मेजर पोर्ट्स हैं। गति शक्ति में हमने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स को इनकॉर्पोरेट किया है जो वेरियस मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा रन किया जा रहा है, जैसे भारतमाला, सागरमाला, इनलैंड वाटरवेज, ड्राई लैंड पोर्ट्स या उड़ान स्कीम, ठीक है। पोर्ट कनेक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट अंडर द सागरमाला प्रोजेक्ट। इसके अलावा भारतमाला अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसके अंदर हम रोड कनेक्टिविटी को अच्छा बनाते हैं, ठीक है। भारतमाला रोड कनेक्टिविटी है, ठीक है। सागरमाला मेनली ओशन के थ्रू कनेक्टिविटी है। सिग्निफिकेंस के प्रोजेक्ट का सबसे पहले ऑफकोर्स कार्गो जनरेटिंग सेंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि ये कहीं ना कहीं अच्छा होगा, ठीक है। कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी पोर्ट्स को। इसके अलावा जो भी कार्गोज आती हैं, मतलब शिप्स आती हैं माल को लेके, ठीक है, वो इजीली अब पोर्ट एरिया से आराम से चली जाएंगे और वहाँ पे ट्रैफिक कम होगा, पोर्ट कंजेशन कम होगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम सेक्टर होगा, ब्लू इकोनॉमी बढ़ेगी। इसके अलावा ट्रेड ईजी होगा और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट को भी सपोर्ट मिलेगा। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ शेड्यूल्ड एंड मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है। तो ऐसी जो हमारी न्यूज़ है किस में कवर होगी, इकोनॉमी में, ठीक है। इससे पहले क्या है, सबसे पहले कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन और साथ में नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, जिसने फोकस किया कि किस तरह से हमें कोऑपरेटिव बैंक्स को ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि ये हमारी पूरे लोगों की बार्गेनिंग पावर को एनहेंस करता है, फाइनेंशियली उनको इंक्लूड करता है। चैलेंजेस क्या फेस किए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत इंटरफेयर करती है कोऑपरेटिव बैंक की फंक्शनिंग में और पॉलिटिक्स है, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि इनका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये लॉस में रहते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल एब्सेंट है, 2 जगह से इसको रेगुलेट किया जाता है, स्टेट भी करती है, ठीक है, और आरबीआई भी करता है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं जो रिगार्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहले तो स्टेट सब्जेक्ट है अंडर 7 शेड्यूल। पार्ट 9B को इंट्रोड्यूस किया था कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा एक केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र शाह एंड अदर, जिसमें कोर्ट ने कुछ अमेंडमेंट को स्टक डाउन कर दिया था बिकॉज वो कुछ स्टेट लेजिस्लेचर की पावर्स को वायलेट कर रही थी। इसके अलावा आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज C भी गारंटी करता है कि आपके पास फ्रीडम है कि आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर्टिकल 43B के अंदर में भी स्टेट्स क्या करती है, वॉलंटरी फॉर्मेशन को प्रमोट करती है, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ ऑल द कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन को क्रिएट किया गया था सो दैट जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके प्रोसेस को वो देख सके, बिजनेस को वहाँ ईज कर सके और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को और ज़्यादा डेवलप कर सके। फाइन। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ के बाद। घोस्ट और फेक रेशन कार्ड्स, ठीक है। अभी 4.7 करोड़ डुप्लीकेट रेशन कार्ड्स को देखा गया, जिससे नियर अबाउट बेनिफिटिंग 17 करोड़ अनडिजर्विंग पर्सन अक्रॉस स्टेट हैव बीन डिलीटेड, ठीक है। मतलब कि 4.7 करोड़ डुप्लीकेट राशन कार्ड्स देखे गए हैं, जिससे 17 करोड़ लोग क्या कर रहे थे, बेनिफिट ले रहे थे और उनको डिलीट कर दिया है। और ये रिपोर्ट दिया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। एक्ट प्रोवाइड करते हैं, लीगल राइट है कि अगर आपको सब्सिडाइज प्राइस पे फूड ग्रेन मिलेंगे, लेकिन एलिजिबल बेनिफिशियरीज को, ठीक है। और ये हमारी पॉपुलेशन के 67% लोगों को मिलता है। इसके अलावा स्टेट के पास पावर है कि वो बेनिफिशियरी अब किस किस को मिलेगा वो स्टेट डिसाइड करती है, ठीक है, और खुद ही वो इंक्लूड कर सकती है, ठीक है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो राशन कार्ड इशू करती है स्टेट, ठीक है, फूड ग्रेन को डिस्ट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अभी का जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उन्होंने क्या किया है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर फ्री फूड राशन स्कीम को अगर आप एक्सटेंड कर रहे हो, बार बार एक्सटेंड कर रहे हो, तो उसको रेड फ्लैग दे दिया, लाल झंडे की नहीं, और अब एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। फूड सब्सिडी, क्योंकि बार बार आप सब्सिडी बढ़ाई जाओगे तो पैसा तो गवर्नमेंट के अकाउंट से पहले जा रहा है ना, तो उसको डेफिसिट होगा, घाटा होगा, ठीक है। उन्होंने बोला अगर स्कीम को 2023 तक एक्सटेंड कर दिया तो फूड सब्सिडी 3.7 लाख करोड़ तक उठ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट की फिजिकल हेल्थ खराब है। क्योंकि देखो ये स्टार्ट की गई थी 2020 में जब कोरोना आया था, फ्री फूड ग्रेन स्कीम थी, जिसके अंदर हम 5 किलो फ्री राइस देते हैं, वीट देते हैं और 1 किलो होल चना देते हैं पर पर्सन को पर मंथ टू ओवर 8-10 मिलियन पीपल, ठीक है, सब्सिडाइज रेशन जिनके पास ऑलरेडी सब्सिडाइज राशन कार्ड है, ठीक है, अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट।
ठीक है। तो यही बोला कि अब और नहीं एक्सटेंड करना चाहिए, ऐसा उसने बोला डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने। नेक्स्ट है निर्यात, दैट इज़ द नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड पोर्टल। प्राइम मिनिस्टर ने भी एक न्यू पोर्टल निर्यात पोर्टल को लॉन्च किया, जो कि एक वन स्टॉप प्लेस है जिसमें आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे। इससे आप इंडिया का इट विल हेल्प इन ब्रेकिंग सीलोज, प्रोवाइडिंग ये सभी जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करेगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी टू मोर देन 30 कमोडिटी ग्रुप्स, जो भी 200 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है ऑफ द वर्ल्ड, वो भी अवेलेबल होगी। आने वाले टाइम में इन्फॉर्मेशन जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सपोर्ट्स हो गए उसकी भी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल होगी। नेक्स्ट है लार्जेस्ट बैक्टीरियम एवर फाउंड। अभी क्या है, ये जो पहला एक बहुत बड़ा बैक्टीरियम पाया गया है, ये 1 सेंटीमीटर तक है लेंथ में, जिसका नाम ये है थियोमार्गेरिटा मैग्निफिशिया। 2009 में पाया गया था इन द मैंग्रोव्स ऑफ कैरिबियन सी में पाया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सल्फर रिच एनवायरनमेंट है जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ अच्छी हो जाती है, एनर्जी सोर्स होता है। ये 50 टाइम बिगर है देन एनी अदर नॉन बैक्टीरिया। ठीक है, इनके पास इन्होंने कुछ जीन्स भी खो दिए हैं विच आर वेरी एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन एंड हैव मोर देन यूजुअल नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एलोंगेशन। ये डीएनए फ्री फ्लोटिंग नहीं है इनसाइड द सेल, ठीक है, लेकिन इनमें डीएनए बियरिंग ऑर्गन है, ठीक है, जिसको पेपिंग बोलते हैं। फाइन, इसके अलावा जो नोट है ये द लार्जेस्ट नॉन सिंगल और सेल्ड ऑर्गेनिज्म इज एक्वेटिक एल्गा। ठीक है, जो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है लार्जेस्ट वो एक्वेटिक एल्गा है, बाकी बैक्टीरिया में ये बता दिया। ठीक है, एल्गा और बैक्टीरिया में फ़र्क होता है। नेक्स्ट है मोबस। उड़ीसा की जो मोबस बस है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय यूएन के द्वारा फॉर इट्स एनुअल पब्लिक सर्विस अवार्ड्स फॉर 2023। इसके अलावा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज प्रमोट करिए। मोबस क्या है, ये बस सर्विस है उड़ीसा के कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की। ये क्या करता है, इसमें कुछ रियल टाइम में टेक्नोलॉजीज हैं इसके अंदर बस में, जैसे ट्रैकिंग है, ट्रैवल प्लानर, ई टिकटिंग है। एक ई रिक्शा सिस्टम जिसको मो राइड भी बोले हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लास्ट माइल फीडर सर्विस। 40% जो मो बस कंडक्टर्स हैं वो वुमेन है और 100% जो मो ड्राइवर्स हैं वो वुमेन है या ट्रांसजेंडर पीपल हैं या जो पीपल फ्रॉम डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा है, मतलब ये अच्छी न्यूज़ है ये। नेक्स्ट है एनालिसिस टाइटल ग्लोबल एस्टिमेट नंबर ऑफ क्राइसिस अफेक्टेड चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट इन नीड ऑफ द एजुकेशन सपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट रिलीज की गई बाय एजुकेशन कैन नॉट वेट, जो कि एक यूएन ग्लोबल फंड है फॉर एजुकेशन इन एमरजेंसी एंड प्रोटेक्टेड क्राइसिस। हाईलाइट किया जो भी स्कूल एज्ड चिल्ड्रन हैं, ठीक है, मतलब जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं जो इनकी एज है, जो क्राइसिस इम्पेक्टेड कंट्रीज़ में रहते हैं, जैसे अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, या पैलेस्टाइन हो गया, या मतलब साउथ सुडान टाइप इस तरह की कंट्रीज़ में रहते हैं जिनको एजुकेशन सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो उन लोगों की रेशो बढ़ी है, मतलब 222 मिलियन हो गया है, और जो 2016 में से 75 मिलियन, मतलब कि कंडीशन और ख़राब हो रही है। नेक्स्ट है अम्बुबाची मेला, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा रहता है ये न्यूज़। अम्बुबाची मेला 4 दिन का एनुअल मेला होता है जो कि असम के कामख्या टेम्पल में होता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें माना जाता है कि जो गॉडेस कामख्या हैं उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गया टू मार्क द एनुअल मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, एक मौका होता है जिसमें हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन को अवेयरनेस है उसको प्रमोट करते हैं। कामख्या टेम्पल इट इज सिचुएटेड ऑन द नीलाचल हिल्स इन गुवाहाटी, वन ऑफ द 52 शक्ति पीठ्स है या फिर शक्ति फॉलोअर्स की सीट है। ठीक है, ये वन ऑफ द प्राइम सीट है किसकी, टेंट्रिक रिचुअल्स की। नेक्स्ट है ग्लोबल लाइवलीबिलिटी इंडेक्स, ये भी आता रहता है, रिलीज़ किया जाता है बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलियन की कैपिटल वीना उसको रैंक 1 मिला है, फॉलोड बाय द कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क में आई थिंक, और स्विट्जरलैंड का जूरिक 3rd नंबर पे है। इंडिया का रैंक में 140 सिटीज़ हैं फॉर देयर अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ देयर इंडेक्स को 140 सिटीज़ को रैंक करता है किस किस पैरामीटर्स पे, स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वहाँ सिटी का ये सब चीज़ें कैसी हैं। नेक्स्ट है सॉज और सेलिब्रेशन इन द गोवा। अभी क्या है, गोवा में क्या होता है देखो, इट इज़ एन ओकेजन फॉर द फैमिली एंड विलेजर जो न्यूली वेड डॉटर्स के हस्बैंड्स को जानते हैं, टू गेट टू नो देयर न्यूली वेड डॉटर्स हस्बैंड अ लिटिल बेटर। ठीक है, अपने जमाइयों को अच्छे से जानना। ट्रेडिशनली क्या होता है, जो न्यू सन इन लॉ होता है उसको क्राउन मतलब कि राजा की तरफ सजाया जाता है विद फेस्टिव हर्ड गियर ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स टेकन अराउंड द विलेज एंड देन दे जंप इनटू द वेल विद अदर रेवलर्स। ठीक है, गोवा में कैथोलिक्स इसको सेलिब्रेट करते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च में। साउ जो एक सेलिब्रेशन है फीस्ट ऑफ संत जॉन। ठीक है, इस सेलिब्रेशन में इंक्लूड है कुछ रेगुलर स्पोर्टिंग क्राउन्स मेड ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर एंड लीव्स एंड मेजर ड्रॉ ऑफ द फीस इज वाटर बॉडीज में होते हैं, जैसे वेल्स, पॉन्ड्स, फाउंटेन्स, रिवर्स वगैरह में। ठीक है, सो दैट वहाँ पे डुबकी मार के इंजॉय कर सकें।
नेक्स्ट है कुछ पर्सनैलिटीज थी न्यूज़ में। सबसे पहले श्याम प्रसाद मुखर्जी। 1929 में मुखर्जी मेंबर बने थे बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। 33 साल की एज में ही बिकेम द यंगेस्ट एवर वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1934। मुखर्जी ने हिंदू महासभा ज्वाइन करी थी 1944 में और प्रेसिडेंट बने थे। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर थे इंडस्ट्री एंड सप्लाई के। 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ को फाउंड किया था और साथ में जनता पार्टी भी फाउंडेड करी थी 1977 में। ये आर्टिकल 370 को उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया था। ठीक है, दैट इज ऑटोनॉमस स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर, और अब तो हट भी चुके हैं। वैल्यूज़ क्या थे? लीडरशिप, प्रिजर्वेंस, परसीवरेंस, ट्रूथफुलनेस, करेज ऑफ कन्विक्शन। लास्ट न्यूज़ होगी यस प्लेसेस इन न्यूज़, दैट इज ऑफ कोलंबिया। ठीक है, ONGC विदेश लिमिटेड ओवरसीज आर्म ऑफ ONGC, उसने अभी कुछ ऑयल डिस्कवर किया कोलंबिया में। मतलब ONGC की जो दूसरी आर्म है ONGC विदेश लिमिटेड, उसने ऑयल डिस्कवर किया कोलंबिया में। कोलंबिया कहाँ लोकेटेड है? साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में। नॉर्थ में इसके कैरिबियन सी है, वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। इक्वेटर पास होता है थ्रू द साउथर्न पास ऑफ द कंट्री। बॉर्डर बाय पनामा, जो वाटर को दो बॉडीज में डिवाइड कर देता है, नॉर्थ वेस्ट में बाय। ईस्ट के इसके वेनेजुएला एंड ब्राज़ील इसके ईस्ट में है, और साउथ में पेरू एंड इक्वाडोर है। फीचर्स क्या है? 1 मिनट यार। माउंटेन रेंज है एंडियन कोल्डेल है, जो कि वेस्टर्न पार्ट में वास्ट ग्रासलैंड्स हैं। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन बेसिन भी है यहाँ पे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो हमारे डेली करंट अफेयर्स है 24 जून के वो कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।